वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज पर। आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई मणिरत्नम जी द्वारा डायरेक्टेड तमिल फिल्म यानी कि पोनियन सेल्वन पार्ट 1 के बारे में, जिसमें लीड रोल में आपको नजर आएंगे कार्ति, चियान विक्रम, ऐश्वर्या राय बच्चन, जयम रवि और त्रिशा कृष्णन। इसके अलावा भी फिल्म है और काफी सारे एक्टर्स हैं जो आपको सपोर्टिंग रोल में यहाँ पे नजर आने वाले हैं। तो फिल्म पोनियन सेल्वन बेसिकली एक पीरियड ड्रामा फिल्म है जो करीब करीब 2 घंटे 46-45 मिनट के रन टाइम के साथ आती है। मैंने फिल्म की हिंदी डब्ड वर्जन को देखा हुआ है, जहां पर फिल्म को देखने के बाद जो मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, जो मेरा ओपिनियन बनता है, उसे मैं अगर आपको एक लाइन में बताने की कोशिश करूं तो मेरे लिए फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 एक वॉचेबल फिल्म साबित होती है। मतलब इस फिल्म के बारे में कुछ शब्दों में अगर कहने की कोशिश करूं तो ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी पीरियड ड्रामा फिल्म है जिसके अंदर आपको कुछ फिल्मी देखने को नहीं मिलेगा। मतलब आज से पहले आपने जितनी भी पीरियड ड्रामा फिल्में देखी थी, स्पेशली इंडिया के अंदर जितनी बनी हुई हैं, उनके अंदर जो फिल्मी टच देखने को मिलता है, जो कुछ ग्रैंड आपको देखने को मिलता है, ऐसा कुछ इस फिल्म के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और मणिरत्नम जी की पिछली फिल्मों को देखने के बाद जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो भी इसी लेवल पर ही थी कि मुझे इस फिल्म के अंदर एक रियलिस्टिक, सेंसिबल और कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिलेगा। मतलब पीरियड ड्रामा है, मतलब उसके अंदर की जो पॉलिटिक्स है, उसके अंदर जो ड्रामा है, वो बहुत ही रियलिस्टिक वे में यहाँ पे प्रेजेंट किया जाएगा। और फिल्म देखने के बाद कहना चाहूंगा कि डायरेक्टर ने या फिर मणिरत्नम जी ने इस चीज को फिल्म की शुरू से लेकर फिल्म के अंत तक पूरी तरीके से मेंटेन रखा है। मतलब फिल्म का जो सटल, जो रियलिस्टिक नेचर है, उसे थ्रू आउट द फिल्म पूरी तरह से मेंटेन रखा है। और आज के समय में जब चीजें इतनी ज्यादा मतलब कमर्शियल हो चुकी हैं, उस बीच में भी कह सकते हैं यहां पर इस फिल्म के अंदर इस स्टाइल के नरेशन में भी जो है डायरेक्टर ने चीजों को काफी इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया है, जो कि कारण बनता है कि फिल्म लंबी होने के बावजूद, थोड़ी सी स्लो होने के बावजूद भी काफी हद तक एंगेजिंग साबित होती है। फिर भी ओवरऑल अगर मैं फिल्म के बारे में कहूं तो फिल्म का मेरा देखने का जो एक्सपीरियंस है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, कुछ नेगेटिव्स भी हैं। फिल्म मेरे लिए कोई ग्रेट फिल्म साबित नहीं होती है, फिल्म मेरे लिए कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपीरियंस लेकर नहीं आती है, बट फिल्म कहीं पर भी मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं करती है। सभी चीजों को यहां पे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर बात करें फिल्म के कुछ सबसे पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो यहां पर फिल्म की जो सबसे बड़ी पॉजिटिव पॉइंट निकल के आती है वो है यहां पर इसके कैरेक्टर्स और उन कैरेक्टर्स को प्ले कर रहे एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस। फिल्म को अगर आप देखोगे तो ये फिल्म कहानी से ज्यादा यहां पर कैरेक्टर्स के साथ डील करती है। कैरेक्टर्स के बीच में चल रहे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके बीच में चल रही पॉलिटिक्स, उनके बीच के रिलेशंस को फिल्म के अंदर थ्रू आउट द फिल्म कह सकते हैं कि 2 घंटे 45 मिनट के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यहां पर डेवलप किया गया है। एटलीस्ट इस बीच में अगर आपने किताब नहीं भी पढ़ी होगी तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या, कैसे, कहां पर चल रहा है, कौन से कैरेक्टर का किसके साथ क्या संबंध है, क्या दुश्मनी है, क्यों है, किस लिए है, उन चीजों को लेकर एक आइडिया जो है ये फिल्म देने में कामयाब रहती है। हाँ, एक चीज मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का जो ओवरऑल नरेशन दिया गया है वो कुछ इस टाइप का है कि जिन लोगों ने नॉवल पढ़ी हुई है उनके लिए ये ज्यादा सूटेबल है, और जिन लोगों ने, जो मेरे तरह है, जिन्होंने नॉवल नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है कि उन लोगों को भी मेरी तरह कहानी और कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने के लिए समय लग सकता है। क्योंकि जब मैं फिल्म देखने बैठा था तो फिल्म के शुरुआती 10-15 मिनट मुझे थोड़ा सा समय लगा ये जानने के लिए कि कौन से कैरेक्टर का किसके साथ क्या रिलेशन है, कौन क्या करना चाहता है। तो वो चीज मेरे लिए थोड़ा सा लेट सेट होती है। अगर आपने किताब पढ़ी हुई तो डेफिनेटली वो चीज आपके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुकी होगी, बट जिन्होंने नहीं पढ़ी है शायद उनका एक्सपीरियंस मेरी तरह रह सकता है। इसके अलावा अगर कैरेक्टर लेवल पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जितने भी कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनमें से सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन का नंदिनी नाम का कैरेक्टर निकल के आता है। मतलब कहूं तो वो एक कैरेक्टर है जिसकी पूरी तरीके से कहानी का सेंटर बन के रहती है। मतलब फिल्म के अंदर जिस तरीके से उनके ओवरऑल मोटिव को धीरे धीरे करके रिवील किया गया है, उनकी कुछ बैक स्टोरीज को यहां पर दिखाने की कोशिश की गई है, वो कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बनाए रखती है। डायरेक्टर ने भी उनके सिचुएशन को, उनके कैरेक्टर को प्रेजेंट करने के लिए काफी बेहतरीन सिनेमैटिक एस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप देखोगे तो एक सीन के अंदर जहां पर ऐश्वर्या बच्चन खड़ी हैं, उनके बाजू में उनके हस्बैंड खड़े हैं, दूसरी तरफ उनके हस्बैंड के कह सकते हैं कि सेनापति खड़े हुए हैं, तो उस सीन के अंदर आप देखोगे तो ऐश्वर्या राय बच्चन के ऊपर जो एक्सपोजर है वो ज्यादा है, जो दिखाता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर ऐश्वर्या राय बच्चन का जो माइंड गेम चल रहा है वो किस तरीके से फिल्म के अंदर जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं इस कहानी के, उनके ऊपर कितना हावी पड़ चुका है, और चीजें जो है अब पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में चल रही हैं। तो उनका कैरेक्टर फिल्म के अंदर काफी इंटरेस्टिंग तरीके से आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो देखा जाए तो फिल्म के अंदर कार्तिक का जो कैरेक्टर है उसे सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम दिया गया है, जो कि मेरे लिए बहुत ही सरप्राइजिंग था। मैंने किताब तो पढ़ी नहीं है, तो उनको जो है स्क्रीन टाइम सबसे ज्यादा दिया है, और उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर काफी अच्छी है। कुछ जगहों पर उनके कैरेक्टर के अंदर एक ह्यूमर हमें देखने को मिलता है जो ट्रेलर में भी नजर आ रहा था, तो वो जो ह्यूमर है वो काफी हद तक काम भी करता है, और बाकी उनकी परफॉर्मेंस फिल्म के अंदर काफी अच्छी है। डिसअपॉइंटिंग अगर डिपार्टमेंट में बोलूं तो यहां पर चियान विक्रम के कैरेक्टर से हमें कुछ ज्यादा यहां पर देखने को नहीं मिलता है। बहुत ही
कम स्क्रीन टाइम उन्हें यहाँ पर दिया गया है, जो कि मेरे लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग रहता है। अदरवाइज बाकी सभी का काम छोटा मोटा जितना भी है सब बहुत ही अच्छा यहाँ पर नजर आता है। दूसरी तरफ फिल्म के क्लाइमैक्स की अगर मैं बात करूं तो फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर मेरे थोड़े से मिक्स्ड ओपिनियन है। पहली चीज तो ये है कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जो ट्विस्ट आता है, जो चीज रिवील होती है, वो कहीं ना कहीं सेकंड पार्ट को लेकर जो एक इंटरेस्ट है वो काफी हद तक क्रिएट कर जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं कहूं तो वो जो ट्विस्ट देखने को मिलता है या फिर जिस तरीके से वो क्लाइमैक्स आता है वो थोड़ा सा ज्यादा सडन हो जाता है, मतलब अचानक से आ जाता है। हम वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वहां पर फिल्म खत्म हो जाएगी, तो इस तरीके से वो फिल्म खत्म होती है। तो वहां पर अगर चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से और बिल्डअप देते हुए अगर कहानी को खत्म किया गया होता, इस पार्ट को खत्म किया गया होता, तो मैं कह सकता था कि और बेटर हो सकता था। फिल्म का स्क्रीन प्ले स्लो है बट काफी जगहों पर एंगेजिंग साबित होता है। परफॉर्मेंसेस इतने अच्छे देखने को मिलते हैं, कैरेक्टर्स इतने इंटरेस्टिंग नजर आते हैं कि इंटरेस्ट जो है फिल्म के अंदर ओवरऑल बना रहता है। अब अगर बात करूं यहां पर मेरे लिए कुछ चीजें जो कह सकते हैं कि नेगेटिव्स में आ जाती हैं उनके बारे में, तो सबसे पहली चीज की देखिए मुझे पता चल गया कि हाँ यहां पर चीजों को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से प्रेजेंट किया गया है, बट एक कहानी जब हम देख रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हमें नजर आते हैं, तो वहां पर एक बेसिक कह सकते हैं कि देखिए मैं कोई ओवर द टॉप एक्शन या फिर ओवर द टॉप ड्रामा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बट एक बेसिक ड्रामा मैं जो है यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा था। भले ही वो नॉवल के अंदर ना हो, बट अगर उसे थोड़ा सा अगर क्रिएट किया जाता उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोग जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी है उन लोगों के लिए, अगर एक बेसिक ड्रामा क्रिएट किया जाता तो हो सकता था कि फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं वो और अच्छी तरीके से कनेक्ट हो सकते थे। क्योंकि अगर मेरे एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो यहां पर कोई भी कैरेक्टर ऐसा नहीं निकल के आता है जिससे मैं इमोशनली कनेक्ट हो पाता हूं, जिसके बारे में मैं कुछ फील कर पाता हूं या फिर कुछ ज्यादा सोचने की कोशिश कर पाता हूं। तो वो चीज जो है मैंने यहां पर थोड़ी सी फील की। हाँ, चियान विक्रम के कैरेक्टर के पास वो स्कोप जरूर था कि उनके कैरेक्टर को थोड़ा और अगर स्पेस दिया जाता फर्स्ट पार्ट के अंदर तो उनका कैरेक्टर वो इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर सकता था, बट वैसा यहां पर नहीं होता है। ऐसा लगता है कि उस चीज को अभी जो है सेकंड पार्ट के लिए छोड़ दिया गया हो। दूसरी तरफ अगर मैं एक्शन सीक्वेंस की मैं बात करूं तो डायरेक्टर ने यहां पर बहुत ही मिनिमम एक्शन सीक्वेंस को रखा है, जिसमें से प्री क्लाइमैक्स में या फिर कहें क्लाइमैक्स में भी जो है एक शिप के ऊपर फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है जो कि अच्छा था। अदरवाइज फिल्म के अंदर जो एक्शन सीक्वेंस थे, देखिए रियलिस्टिक वे में भी अगर आपको एक्शन सीक्वेंस को प्रेजेंट करना है तो भी जो है कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी इस तरीके से निकलती है कि वहां पर भी जो है एक थ्रिलिंग एलिमेंट निकल के आ सकता है, थ्रिल जो है क्रिएट किया जा सकता है, जो कि किसी भी एक्शन सीक्वेंस के अंदर मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ। इसके अलावा अगर विजुअल्स की हम यहां पे बात करें तो देखिए वीएफएक्स का इस्तेमाल जिस जिस जगहों पर हुआ है वो साफ पता चलता है। जहां पर आपको जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो क्लोजअप में नजर आएंगे, वो साफ आपको एहसास होगा कि वहां पर वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है। बट इस फिल्म के मैक्सिमम पोर्शंस को जो है ओरिजिनल लोकेशन पे शूट किया गया है, इस वजह से वो चीज जो है ज्यादा फिल्म के अंदर फील नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो यहां पे सिनेमेटोग्राफी की, तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी ब्रिलियंट है। मणिरत्नम जी ने कहीं पर भी अपनी स्टाइल ऑफ मेकिंग में कोई खास बदलाव यहां पर नहीं किया है। वो अभी भी कैमरा एंगल्स को उसी तरीके से रखते हैं कि हम जो है कहानी के अंदर खुद को पाते हैं। इसके अलावा एस्थेटिक्स को भी जो है बहुत ही ध्यान में रखा गया है। एक एक शॉट को जो है कह सकते हैं कि बहुत ही डिटेलिंग, बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर लिया गया है। बात करें फिल्म के म्यूजिक की तो ए.आर. रहमान के द्वारा दिया गया फिल्म का म्यूजिक मैं कह सकता हूं कि हिंदी वर्जन के अंदर कुछ जगहों पर काम करता है, कुछ जगहों पर काम नहीं कर पाता है। फिल्म के जो हिंदी लिरिक्स लिखे गए हैं वो कुछ जगहों पर समझ आते हैं तो कुछ जगहों पर समझ नहीं आ पाते हैं, बट हाँ पूरे म्यूजिक के अंदर जो बीट्स हैं, जो ओवरऑल कंपोजिशन है, उसके अंदर आपको जो है एक कल्चर का, एक जो कहते हैं हिस्ट्री का जो एक फ्लेवर है वो पूरी तरीके से यहां पर नजर आता है। बट बैकग्राउंड म्यूजिक जिस तरीके से डिजाइन किया गया है वो काफी अच्छा है। फिल्म का बीजीएम मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, काफी सटल, काफी बेहतरीन बीजीएम है। स्पेशली एक जगह पर जहां पर ऐश्वर्या राय बच्चन और त्रिशा कृष्णन एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं, वहां पर उस पर्टिकुलर सीन के अंदर जो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है वो सही में बहुत ही बेहतरीन था। तो ओवरऑल कहा जाए तो फिल्म पोनियन सेल्वन पार्ट 1 एक ऐसी फिल्म निकलती है जो कि अगर आपने ऑलरेडी नॉवल पढ़ी हुई है, मतलब काफी लंबी नॉवल है, काफी बड़ी नॉवल है, अगर आपने उसे पढ़ा हुआ है तो ये फिल्म आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव साबित होगी। बट अगर आपने मेरी तरह नॉवल नहीं पढ़ा हुआ है तो मे भी हो सकता है कि कैरेक्टर के साथ आप उतना स्ट्रांगली यहां पर कनेक्ट ना कर पाओ। दूसरी तरफ इस फिल्म को देखने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि स्लो पेस नरेशन के अंदर यहां पर कैरेक्टर्स को यहां पर डेवलप करने की कोशिश की गई है। स्टोरी डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा देखने को ना मिले, बट अगर आप कैरेक्टर के अंदर अपने आप को यहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, उनके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से चल रहे हैं, क्या रिलेशंस हैं, उसको अगर आप देखना चाहते हो तो डेफिनेटली इस फिल्म को एक बार देखा जा सकता है। बट अपने एक्सपेक्टेशंस को उसी तरीके से रखिएगा। फिल्म जो है अपने क्लाइमैक्स के साथ सेकंड पार्ट के लिए एक्साइटमेंट जरूर क्रिएट करती है। दोस्तों ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।